हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पार्ट सी। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। इटली अनेक वंशानुक्रम राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। केवल इटली का एक सार्डिया पीडमंड का इलाका था जहां इतालवी 1830 ईस्वी के दशक के जोसेफ मैज़नी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। मैसनी, काबूर एवं गैरीबॉल्डी ने मिलकर इटली के एकीकरण को संभव बनाया। इटली का एकीकरण एक जटिल कार्य था। इस एकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 3 लोगों पर विचार करेंगे। पहले हैं जोसेफी मैसनी, दूसरे हैं काबूर और तीसरे हैं जोसेफी गैरीबॉल्डी। अब हम जोसेफी मैसनी को समझते हैं। रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख यंग इटली के संस्थापक थे ये। इनका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया पीडमंड के शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय पर आ गई। काबूर ये ना ही कोई क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे, फिर भी इस एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया। अपनी चतुर कूटनीति से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने जीत दिलाई थी। जोसेफी गैरीबॉल्डी हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाने जाते थे। 1807 में वे दक्षिण इटली गए और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किया और वहां लोगों में जन चेतना जागृत की। स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान दिया। इन्हीं तीनों की वजह से इटली एकीकृत हो पाया। विक्टर एमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया क्योंकि ये बहुत दयालु थे और सार्डिया के राजा रह चुके थे। ब्रिटेन का एकीकरण, इसे ब्रितानी भी कहते थे। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे नृजातीय कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ लिया गया, जिससे एक नए राष्ट्र ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था। राष्ट्र के निर्माण के बाद राष्ट्रगान लिखा गया, अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया, ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। ये सभी कार्य ब्रिटेन के एकीकरण के बाद में किए गए। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को समाप्त किया। सभी प्रतीक दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले लोकप्रिय प्रतीक थे जिन्हें अशिक्षित लोग भी आसानी से पहचान सकें। क्रांतियों के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्रता के प्रतीक थे। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी तक राष्ट्रवाद की भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगी। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधनों के प्रयोग के द्वारा, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और भी आदि राष्ट्र शामिल थे। इस क्षेत्र में तनाव फैल गया। 18वीं और 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में अव्यवस्थाओं और हलचलों का केंद्र बन गया था। 1817 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव आए।
राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति उदार होते चले गए और वे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों जैसे रूस, जर्मन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया है। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। उस समय जितनी बड़ी शक्तियां थीं जैसे जर्मन, ब्रिटेन, रूस अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए अनेक युद्ध हुए जिनके नतीजे कुछ भी नहीं निकले और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। हमारे देश के राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान इन राष्ट्रवादी चेतनाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमारी भारतीय जनता को राष्ट्र के लिए प्रेम जागृत करने में इन सभी विचारधाराओं को लोगों के आगे प्रस्तुत करना उचित समझा, जिससे आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।